प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटोजोआ इंट्रो है। प्रोटोजोआ वास्तव में प्रोटेस्टा का ही एक सदस्य है। प्रोटोजोआ वास्तव में प्रोटेस्टा का ही एक सदस्य है। प्रोटेस्टा का ही एक सदस्य है जिसमें प्रोटेस्टा में किसको रखा गया है? एक कोशिकीय जीवों को। अगर ये प्रोटेस्टा इधर प्रोटोजोआ अगर प्रोटेस्टा का ही सदस्य है तो प्रोटोजोआ के अंदर कौन आएंगे भाई? प्रोटेस्टा में एक कोशिकीय को रखा गया है। अब प्रोटोजोआ प्रोटेस्टा का ही सदस्य है तो प्रोटोजोआ में फिर कौन से जीव आएंगे? एक कोशिकीय ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेस्टा का ही सदस्य है। तो लिखो क्या लिखा है? जिसमें एक कोशिकीय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोटेस्टा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रोटेस्टा के अंतर्गत 3 प्रकार के जीव आते हैं। तीन प्रकार के जीव आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है तुम्हारा कौन सा? प्रकाश संश्लेषणी, दूसरा कवकसम और तीसरा जंतुसम। ये 3 थे और 3 यहाँ भी होंगे, लेकिन जंतुसम के आगे केवल क्या जोड़ देना है? प्रोटोजोआ डैश जंतुसम। ठीक है, तो तीनों का नाम लिख लो। प्रकाश संश्लेषणी, हो गया प्रकाश संश्लेषणी। दूसरा कवकसम जंतु। तीसरा प्रोटोजोआ डैश करके लगाओ जंतुसम प्रोटेस्टा। जंतुसम प्रोटेस्टा। जंतुसम प्रोटेस्टा हो गया। इसके बाद लिखो, पैराग्राफ चेंज करते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ कैसा जीव है? तो ध्यान रखना, प्रोटोजोआ कैसा है? सबसे सरलतम जीव माना जाता है। प्रोटोजोआ को क्या माना जाता है? सबसे सरलतम, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। प्रोटोजोआ के अंदर कुछ है ही नहीं है। ठीक है, और ये सबसे सरलतम जीव है। तो लिखो प्रोटोजोआ सबसे सरलतम और निम्न कोटि का सबसे सरलतम और निम्न कोटि का जंतु है। निम्न कोटि का प्रथम लगा लेना। निम्न कोटि का प्रथम जंतु है। ठीक है, अब इधर इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है, प्रोटोजोआ को बोला गया है प्रोटोजोआ। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। किसमें? तो प्रोटोस और प्लस जोआ। ठीक है, तो प्रोटोस का मतलब क्या होता है? तो प्रोटोस का मतलब होता है प्राथमिक, और जोआ का मतलब क्या होता है? जंतु। तो प्रोटोजोआ कैसा जंतु है? प्राथमिक जंतु। ठीक है,
देखो प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ गैस करके या ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखिए। शाब्दिक अर्थ प्रोटोस प्राथमिक और जोआ जंतु। जोआ जंतु। जंतु होता है जोआ जंतु। हो गया। इनकी लगभग 32,000 जातियां ज्ञात हैं। कितनी जातियां? 32,000 ज्ञात हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो, ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास। इतिहास किसका? सबका इतिहास है तो प्रोटोजोआ का भी इतिहास होगा, है ना। तो लिखो इतिहास। बहुत पढ़ लिया बायोलॉजी, अब पढ़ो इतिहास, है ना। तो लिखो इतिहास। प्रोटोजोआ का अध्ययन सबसे पहले पता है किस वैज्ञानिक ने किया था? कक्षा 9 में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा सर। तो कक्षा 11 का याद है? पहले 9 पढ़ो। तो 9 पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं। हाँ। और का प्रोटोजोआ का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? एंटिनो वॉन। देखो प्रोटोजोआ का अध्ययन सबसे पहले एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक, ANTONIE, एंटिनो वॉन VAN वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेन LEUWEN, ल्यूवेनहॉक HOEK, एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक HOEK, एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1677 में। तो ये बताओ इधर प्रोटोजोआ किसका सदस्य है? प्रोटेस्टा का। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? एक कोशिकीय जंतु। कौन से जंतु आते हैं? एक कोशिकीय जंतु। अच्छा, प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कब की थी? 1677। ठीक है, आगे लिखो। 1677 में किया था। और गोल्डफस जो गोल्ड में फंस गया था, गोल्डफस GOLDFUSE, जो गोल्ड में फंसा रहता था उसको गोल्डफस कहते हैं। हो गया। और गोल्डफस ने 1817 में इसका नाम प्रोटोजोआ
इसका नाम प्रोटोजोआ दिया। 1677 में खोज हुई थी। हैं? इसका कुछ नाम नहीं था, बेनाम बादशाह था। हाँ ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, अमीबा है। ठीक है। अब फिर इसके बाद इसका जो प्रोटोजोआ नाम दिया गया वो गोल्डफस्ट के द्वारा दिया गया। भाई हमने खोज कर दी, अब तुम्हें अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आगे की खोज तुम कर लो। ठीक है, आगे लिखो। क्या लिखा है? प्रोटोजोआ नाम दिया और विज्ञान की वह शाखा, दिमाग हो तो बताना जिसके पास, और प्रोटोजोआ और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोटोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा। अगर आप अपने नेट में केवल आप डालो प्रोटोलॉजी, जैसे अगर हम बात करें कि हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है, कार्डियोलॉजी, है ना। अगर मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है तो पिसिकल्चर। अगर हनी का कहा है कि हनी का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है तो किसमें किया जाता है, एपिकल्चर, है ना। तो मतलब जिसमें हम जिसका अध्ययन करेंगे, आप उसमें अगर केवल आप प्रोटोलॉजी बस डाल दोगे तो केवल प्रोटोजोआ के बारे में ही खुलकर आएगा। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल प्रोटोजोआ के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम प्रोटोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं उसे प्रोटोलॉजी कहते हैं। हो गया? अब डालो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, प्रमुख लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण सही है या नहीं है, अब वो देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ में कई पाए जाते हैं, कई जीव आते हैं, जिसमें से काफ़ी जीव ऐसे होते हैं, ठीक है, जो परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में। और जब वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तो वो करते क्या हैं कि वो जीवों के अंदर जाकर क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा आता है, अब अमीबा आता है तो उसका एक और मेंबर है, उसका छोटा भाई, अमीबा का छोटा भाई भी है एक, जिसको कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटका। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के कोलन नामक आग पर पाया जाता है, कोलन नामक भाग पर। अब कोलन कहाँ पाई जाती है तो ये भी सुन लो। जो आपका भाई इंटेस्टाइन को कितने भागों में बांटा गया है, इंटेस्टाइन को, आंत को कितने भागों में बांटा गया है? जी मैम लीजिए। इंटेस्टाइन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो आहार नाल है, जहाँ पर दूसरा ऑर्गन आकर जुड़ता है, उसके बीच में गैपिंग पाई जाती है, ऐसा तो नहीं है। अगर एक ऑर्गन खत्म हुआ तो उसके नहीं, यही है। हाँ इधर तो क्या बताया हमने, एंट अमीबा हिस्टोलिटका। तो जहाँ पर आपकी इधर ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई तुम्हारी, ये रेक्टम हो गया तुम्हारा, और ये एनस हो गया, ठीक है। और यहाँ से लग गई ये छोटियाँ,
मैगी मैगी चाउमीन, ठीक है, सूद फेनी जितनी हैं सब लग गई, ठीक है, लग गई, मन ना हो खाने का, ठीक है। अब जहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत, ध्यान से देखना, जहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत जुड़ी होती है, ये एरिया, यहाँ पर पाया जाता है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या पाया जाता है? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पर ये पहले सिंगल रहता है, यहाँ पर रहकर ये खून चूसता है, ठीक है, और रोग फैलाना चालू करता है, जिसको हम पेचिस के नाम से जानते हैं। पेचिस हो जाती है ना, तो पेचिस के नाम से जानते हैं। लेकिन कहते नहीं है, जब किसी को फोकट का मिलने लगे तो असक्तिपन ज़्यादा आ जाता है, असक्तिपन, है ना, आधा खाएगा आधा फैलाएगा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो ये भी करता क्या है कि जब खून चूसता है तो इतना घाव कर देता है आंत में कि आंत से खून बहने लगता है, और जब वही खून हमारे मल के साथ बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं हम खूनी पेचिस। सुना ना, खूनी पेचिस, है ना। वो रीज़न क्या है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ने इतना बड़ा घाव कर दिया कि खून बहना चालू हो गया। कभी कभी ये करता क्या है कि आंत को ये आर पार बेध देता है, होल कर देता है, और वहीं पर यह अलैंगिक जनन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करता जाता है। अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो अंतोगत्वा रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अलैंगिक अपने साथ अपने घर वाले को ना लेके जाएगा, ठीक है, अकेला रहता है। गंदा खाना खाओ, गंदा पानी पियो, आराम से पता चल जाएगा। आगे लिखो, क्या लिखा है? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालो आवास। फर्स्ट नंबर की हेडिंग आवास। जो इस समय की योजना चल रही है उसकी, मोदी की आवास योजना, ग्रामीण आवास है ना। हाँ, तो लिखो आवास। इंग्लिश में इसको कहते हैं हैबिटेट। इंग्लिश में हैबिटेट, HABITAT, हैबिटेट, आवास। अब ये पाया कहाँ जाता है? जहाँ आप सोच लो वहीं पाया जाता है, जहाँ आप सोचो वहीं पाया जाएगा, मतलब एवरीवेयर, जल में, थल में, जहाँ भी तुम सोचो, मृदा में, आसमान में, ठीक है, वो तुम्हारे लिए। देखो इसमें ये जंतु विश्वव्यापी होते हैं। विश्वव्यापी का मतलब सभी जगह। ये जंतु विश्वव्यापी होते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह पाए जाने वाले, और सर्वव्यापी होते हैं। इनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज का मतलब है इन आँखों से, केवल आँखों से। तो किसके द्वारा देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्मदर्शी जीव भी कहे जाते हैं। ऐसे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, ऐसे जीवों को सूक्ष्मदर्शी जीव भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखो क्या लिखा है? सर्वव्यापी होते हैं, और ये अति सूक्ष्म होने के कारण इनको केवल आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, केवल आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। केवल इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये जल थल परजीवी सर इसके बाद आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ये कहाँ बोलते हैं? ये जल थल परजीवी रूप से पाए जाते हैं। और इनके प्रभाव से कई
गंभीर रोग भी पैदा होते हैं। गंभीर रोग भी उत्पन्न होते हैं। हो गया? सर हाँ, आप मेरा बीच में पूरा गलत करवा देते हैं। शब्दों में कोई मतलब नहीं है, मेरा भी गलत करा दीजिए आप। शब्द वही है। आपने वो आँख वाली लाइन बोली थी, आपने मैंने जब वहाँ से पूछा और उसके आगे से तो आपने वो आँख वाली लाइन गायब कर अरे तो आंख वाली लाइन गायब कर दिया तो मतलब तो वही निकल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? सेंटेंस एक तरीके से नहीं बनाए जाते, सेंटेंस कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। भाई सूक्ष्म जीव है जिनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, मीन दैट अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तभी तो सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। तो ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस की बात है जो तुम्हारे पास शायद चलो है तो ठीक है, मान ले। अगली हेडिंग डालो, आकृति एवं माप। आकृति एवं माप, शेप एंड साइज। भैया बाबू ये मम्मी, आकृति एवं माप का क्या बोला है? आकृति एवं माप, किधर आप किधर शेप एंड साइज। देखो ये रंगहीन, अब तुम पूछो सर किस कलर के होते हैं? पानी के जैसे। चलो देखो, अच्छा पानी के जैसे, पानी कैसा होता है? कलर जैसे सफेद। काहे कलर ले होता है, मतलब पानी कलर होता है, हरियर नीला पीला करिया कौन सा पानी? आपने बताया भी। देखो ये रंगहीन, गोलाकार, अंडाकार, जी गोलाकार अंडाकार है कि नहीं हुआ? अंडाकार, चप्पल नुमा, सोल लाइक, पैरामीशियन। सही में है? जी हाँ। अब चप्पल अगर देखो आप लोग अपनी, है ना, तो आपकी इधर हंसने वाली बात नहीं पहने है, मैडम जी पहने। इधर वो होता ही है। इधर तुम्हारी चप्पल जो होती है वो ऐसी ही तो होती यस है, सर। हैं? ऐसे ही तो होता है। तो अब पैरामीशियम को बनाना है, बना दो। ये लो, चप्पल क्या होता है? आइडिया वही बनाया, आप बताया। देखो क्या लिखा है, चप्पल नुमा। हो गया? चप्पल नुमा आदि आकृति के होते हैं, आदि आकृति के होते हैं। हो गया? गोलाकार। हो गया? आकृति के होते हैं। आगे लिखो, और ये इनमें से कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, और ये नहीं, और इनमें से कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित का मतलब जिनका कोई नियमित आकार ना हो, नहीं, अनियमित आकार के होते हैं। मैम हाँ मोबाइल, अनियमित आकार के होते हैं। अब देखो अनियमित आकार का मतलब क्या है? अब तुम लोगों ने देखा होगा जब देखा ही नहीं सकते, है ना? तो तुम लोगों ने अमीबा की संरचना अपने बुक में देखी होगी, है ना? और टीचर ने कहा होगा कि एक काम करना, आँखी बंद करके यतान और जौन दान मिले वतान खींच दी हो, और जौन बने वह अमीबा है ना? आप पढ़ाते हैं? आपने नहीं बताया। है कि नहीं? अच्छा मैंने ही बताया, बताइए। ठीक, तो अमीबा की जो आकृति होती है वो अनियमित आकार की होती है, मतलब कि उसका कोई भी आकार नहीं होता। आपने पलक झपका नहीं कि उसने आकृति बदल ली। कैसे बदल लेता है, उसकी आकृति कैसे बदलती है? तो जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा की बॉडी निचली सरफेस में पाया जाता है क्या?
सूडोपोडिया। क्या पाया जाता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ठीक है, जिसको हिंदी में पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब। पादाब। अब ये पादाब कैसे होते हैं? इधर ये पादाब कैसे होते हैं? तो जैसे यहाँ पर जो जीव द्रव है ये ज्यादा हो गया। गुब्बारा देखा ना, गुब्बारा, गुब्बारे में पानी भरकर जमीन में लुढ़का दो, जहाँ पानी ज्यादा होगा गुब्बारा वहाँ भागने लगेगा, है कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जीव द्रव ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अभी इस आकृति का दिख रहा है। पता चला कि कुछ समय बाद ये विलुप्त हो गया और यहाँ पर ऐसा जीव द्रव निकल आया, फिर आकृति बदल गई, फिर कहीं और से निकल आया, फिर आकृति बदल गई। तो प्रतिपल इसकी आकृति बदलती है। क्यों बदलती है? इसका भी कारण सुन लो। क्योंकि प्रतिपल जो सूडोपोडिया है वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसके कारण इनकी आकृति प्रतिपल बनती और बिगड़ती रहती है। और यही कारण है कि इनको अनियमित आकार का कहा गया है। और ये नश्वर भी हैं। क्या है? नश्वर। नश्वर जानते हो? जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता। इनको अगर आप काट दो बीच से तो दो भागों में बढ़ जाएंगे, फिर काट दो बीच से 4 में हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इनको नश्वर कहा जाता है। आगे लिखो, ये कभी समाप्त नहीं क्या लिखा? अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार के होते हैं। हो गया। इनका शरीर अति सूक्ष्म, इनका शरीर अति सूक्ष्म, ब्रैकेट में लिख लो 0.000, मन लगा के ना लिखना, 0.001। अब समझो कितना छोटा है, समझो कितना छोटा है, कितना छोटा है। देख लो भला, तुम्हारे बगल में बैठा भी होगा तो पता ना चलेगा कि बैठा है, चाहे तुम उसके ऊपर भी बैठ जाओ, लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? तो देखो 0.001 से 3.00 mm ब्रैकेट बंद के होते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो शारीरिक संरचना। आ रहे हैं शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर तो लिखो भाई, बॉडी स्ट्रक्चर। इनका शारीरिक संगठन, इनका शारीरिक संगठन कैसा कैसा होता है? किसका बना होता है? जीव द्रव का। किसका? जीव द्रव का। तो लिखो इनका शारीरिक संगठन प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक PROTOPLASMIC प्रोटोप्लाज्मिक लेवल LEVEL लेवल का होता है। हो गया। इनके जीव द्रव में केंद्रक प्रायः नग्न का मतलब जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन ना पाई जाए। भाई सीधी सी बात है, हमने अपने ऊपर कपड़े चढ़ा रखे हैं, ठीक है? ये बताओ, कौवा को देखा है?
कभी कपड़ा पहनता है? ना नहीं ना, वो नग्न बैठा रहता है। जो जानवर होते हैं वो नग्न रहते हैं ना, इधर रहते हैं ना। इसी तरह से हम लोगों ने अपने ऊपर क्या चढ़ा रखा हुआ है, एक लेयर चढ़ा रखी हुई है ना। इसी तरह से जब इसके ऊपर केंद्रक के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होगी, बताया था ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी है, ठीक है, तो वेल कंप्लीट है। अगर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, नग्न कहेंगे। क्या कहेंगे, नग्न। जिसके पूरे के पूरे जो न्यूक्लिक मटेरियल हैं वो किसमें, कोशिका द्रव में डिसॉल्व स्टेज में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो लिखो प्रायः नग्न, परंतु कभी कभी इनके ऊपर, आप लोग बताइए किसका आवरण होगा, है? किसका आवरण होगा, बताओ। चलो, ये क्या है, एनिमल है कि प्लांट्स है? ये एनिमल है कि प्लांट्स? अमीबा है, जंतु है कि पादप है? जंतु है। अगर पादप होता तो पादप तो घुरना चाहिए, बर्फ नहीं आएगी। अभी तो पढ़ने में तुम लोगों को मजा आ रहा है। रोज पता है, रोज वीडियो बनवाओ, हम रोज मजा आएगा। इसमें पढ़ाने में मजा आता है। हाँ, नहीं वैसे भी बन जाएगी। क्या लिखा है? हाँ, अब हमने क्या कहा कि अगर ये पादप होता तो किसकी लेयर होती, सेलुलोज। लेकिन ये पादप नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भैया ये इसमें पौधे लगे, तो अगर इसमें पौधे लगे तो इसके ऊपर क्या की लेयर होगी, सेलुलोज की होगी। लेकिन अगर ये जंतु है तो जंतु के ऊपर क्या की लेयर पाई जाती है, पेलिकल की। किसकी? ठीक है, तो लिखो इनके ऊपर, कभी कभी इनके ऊपर पेलिकल की लेयर पाई जाती है। पेलिकल की लेयर पाई जाती है। पेलिकल की लेयर पाई जाती है। हो गया। और कभी कभी प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों में, और कभी कभी प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों में, प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों में, बहुत मोटा, प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों में, प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है सूत्र, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के वाह कंकाल पाए जाते हैं। अब वाह कंकाल क्यों होते हैं? वाह कंकाल पाया जाता है स्पाइक के रूप में। किसके रूप में? स्पाइक जानते हो, कांटे। स्पाइक का मतलब कांटे। अगर तुम्हारे शरीर में, जैसे कभी कभी होता क्या है कि तुम लोग भी एक जर्सी पहन लेते हो जिसमें कांटे लगे होते हैं, है ना। अब जब कांटे लगे होते हैं, हम बाइक में अगर बैठे और हमारे पीछे वो कांटे लगे हों, और तुम लोग अगर पीछे बैठे हो, है ना, और धोखे से आगे ब्रेकर आ गया, हमने एकदम से ब्रेक मार दिया, है ना, तो क्या कहियो सजी, या तो जैकेट उतार दो या तो हमें उतार दो, दूर भागोगे ना। इसी तरह से इन जंतुओं में भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ताकि दूसरे जंतु इनका भक्षण ना कर सके। ठीक है, उनसे सुरक्षा रखने के लिए इनके ऊपर क्या पाया जाता है, कुछ जंतुओं में स्पाइक पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इतना समझ में आ गया? बाकी के टॉपिक को पानी आ जाती है।